अस्सलाम वालेकुम। ये तनाज़ा 13 जून 2025 को शुरू हुआ जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान के आला अफसरान, साइंसदानों और बहुत सी तनसीबात को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने भी मिज़ाइल और ड्रोन हमले किए। अगरचे आयरन डोम ने मुतअद्दिद मिज़ाइल रोक लिए, ताहम इन हमलों में चंद इसराइली फ़ौजी और इसराइली शहरी भी हलाक हुए। 10 से 12 दिन की इस शदीद लड़ाई के बाद 24 जून 2025 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया। अमेरिका ने ईरान पर पहला बराह रास्त हमला 22 जून 2025 को किया, जिसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया। इस ऑपरेशन में अमरीकी साख्ता जहाज़ B-27 इस्तेमाल हुए, जिन्होंने ईरान के न्यूक्लियर तनसीबात पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। शुरू में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जारहाना ट्वीट किए और ईरान को इसराइल से मुआहदा करने पर जोर दिया, जिसे ईरान ने रद्द किया और इसराइल पर बहुत से बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इन ईरानी हमलों ने इसराइल को हिला कर रख दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बार बार कोशिश करते रहे कि अमेरिका बराह रास्त इस जंग का हिस्सा बने। तारीख़ में पहली बार इसराइलियों ने जंग की हरारत को महसूस किया और तकरीबन 10 दिन ज़ेर ज़मीन बंकर्स में रहने पर मजबूर हुए। इन अमरीकी हमलों पर ईरान ने सख्त तनबीह के बावजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का ऐलान किया। ईरान ने शाम, इराक और कतर में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। अमेरिका ने दावा किया कि उसने मुतअद्दिद ईरानी मिसाइल मार गिराए हैं और कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा। ताहम ईरान का हमलों से कबल अमेरिका को वार्निंग देना और फिर हमले करना इस बात की वाज़ेह दलील थी कि ईरान ये जंग आखिरी दम तक लड़ने को तैयार है। आखिरकार 24 जून 2025 को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया। दोनों फरीकैन को इस पर अमल करने की तनबीह की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जंग कौन जीता। इसके जवाब में हमें उन मुतालबात को देखना होगा जिसके पेश नज़र इसराइल ने ईरान पर हमलों की शुरुआत की। इसराइल चाहता था कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, क्योंकि ये इसराइल के वजूद के लिए ख़तरा है। ईरान की अवाम और हुकूमत के दरमियान फासले पैदा करके ईरान में रजीम चेंज की जाए। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया जाए, जिससे ईरान न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। अमेरिका बराह रास्त इस जंग में शामिल हो जाए और ईरान को मुकम्मल शिकस्त देकर उसके अंदर मजहबी असर रसूख को ख़त्म किया जाए। इन सब मकासद में इसराइल कितना कामयाब हुआ, ये है असल सवाल। इस जंग के नतीजे की बात की जाए तो इसराइल को किसी भी महाज पर काबिल ज़िक्र कामयाबी नहीं मिली। इसराइल अमेरिका जैसी सुपर पावर के दबाव को इस्तेमाल करने के बावजूद कोई मुआहदा करने में नाकाम रहा। इसराइल जो ईरान को किसी खातर में ना लाता था, ईरानी हमलों के नतीजे में धमाकों से गूंज उठा। जहां कई बुलंदबाला इमारतें मट्टी का ढेर बनी, वहीं इसराइल अपनी ऑयल रिफाइनरी हीफा को तबाही से ना बचा सका। फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद रहा, कारोबार ठप रहा और पहली दफ़ा इसराइली खौफ व हिरास में मुब्तला दिखाई दिए। न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने पर इसराइल में खुशी की लहर दौड़ी, लेकिन ईरानी ज़राए के मुताबिक ईरान पहले ही 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम वहाँ से शिफ्ट कर चुका था। ईरान एक मौसर ताकत के तौर पर नमूदार हुआ और दुनिया को पैगाम दिया कि वह अपने दिफा में बहुत कुछ करने की सलाहियत रखता है। इस जंग में ज़राए के मुताबिक तकरीबन 550 ईरानी फ़ौजी और शहरी हलाक हुए और 5000 के करीब ज़ख्मी हुए, जबकि तकरीबन 25 से 40 इसराइली फ़ौजी और शहरी हलाक हुए, जबकि 500 के करीब ज़ख्मी हुए। यहाँ पर यह ज़हन में रखना ज़रूरी है कि ईरान की आबादी इसराइल से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है और ईरान के पास इसराइल की तरह ज़ेर ज़मीन बंकर्स की सहूलत भी मौजूद नहीं है। सबसे अहम ये कि डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ बग़ैर किसी शर्त और बग़ैर किसी मुआहदा के इस जंग को ख़त्म करना पड़ा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान का पलड़ा भारी नज़र आता है। इसराइल का साथ तो अमेरिका जैसी सुपर पावर ने दिया, जबकि ईरान के साथ बाकी 56 इस्लामी ममालिक में से सिवाय बयानबाजी के कोई आगे ना बढ़ा। ये साबित करता है कि अपनी जंग हमेशा अपने ज़ोर पर ही लड़ी जाती है। इस जंग में किसी भी फरीक को फातेह करार देना मुश्किल है, लेकिन ईरान जैसा मुल्क जो कि दहाइयों से पाबंदियों का शिकार है, उसके मौसर जवाब से इसराइल का वो खौफ जो दुनिया के दिल में पेवस्त हो चुका था, कुछ कमज़ोर पड़ गया। इसराइल ने पहली दफ़ा अपनी सरजमीन पर जंग को देखा, वरना उससे पहले इसराइल के पास गज़ा जैसे निहत्थे मुसलमानों को मारने के अलावा मार खाने की ना कोई मिसाल थी न तजर्बा। यहाँ वो मिसाल फिट आती है कि शीशे के घर में बैठकर दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए।
ورنہ کمزور سے کمزور ملک کے پاس بھی سوائے لڑائی کے کوئی آپشن نہیں بچتا۔ اور یہ تو پھر ایران تھا جس کے بارے میں پہلے ہی مشہور ہے کہ ایرانی کسی کو چھیڑتے نہیں، کوئی چھیڑے تو اسے چھوڑتے نہیں۔ امید ہے اسرائیل کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ والسلام۔